नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारा अध्याय 6 यहाँ पे चल रहा था। उत्तराखंड के वन आंदोलन, वन्य जीवों से संबंधित ये पूरा आपका चैप्टर था। काफ़ी क्लासेस हम इस चैप्टर की कर चुके हैं। आज अध्याय 6 की आखिरी क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। आज की वीडियो में उत्तराखंड में मिलने वाली जो प्रमुख औषधियाँ हैं उनको कवर करेंगे। जो प्रमुख शोध संस्थान हैं, जड़ी बूटियों से संबंधित जो हमारे संस्था है या वनों से, पर्यावरण से संबंधित जो विविध तथ्य हैं, उन सबको आज की वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे और इसी वीडियो के साथ अध्याय 6 को कंप्लीट कर जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड में हुए जो इम्पोर्टेंट वन आंदोलन हैं उनको यहाँ पे कवर किया था। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में मिलने वाली प्रमुख औषधियाँ। उत्तराखंड में कई सारी महत्वपूर्ण औषधियाँ हमें देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड का उल्लेख औषधि वाले क्षेत्र के रूप में कई सारे ग्रंथों में हुआ है, जिनमें उत्तराखंड के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया गया है। 2 नाम आपने ध्यान रखने हैं। जो चरक संहिता है, इसमें उत्तराखंड के लिए वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। कौन सी ग्रंथ में, कौन से संहिता में उत्तराखंड के लिए वनस्पतिक बगीचा शब्द आया है? चरक संहिता। इसी चरक संहिता में हिमालय को क्या कहा गया है? हिमालय को हिमवंत औषधम भूमि नाम के नाम से वहां पे कहा गया है। ठीक है, इन 2 नामों को ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के लिए वानस्पतिक बगीचा, हिमालय के लिए ये। अब बात करते हैं उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट औषधियों के बारे में। यहां से कैसे कैसे सवाल बने हैं, कौन कौन से सवाल बन चुके हैं, किस टाइप के बनते हैं, कैसे बन सकते हैं, उन सब पॉइंट्स को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आती है किल्मोड़ा। जो किल्मोड़ा औषधि है हमारी, यह पीलिया रोग में काफ़ी उपयोगी होती है। पीलिया रोग में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस औषधि को माना जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह जो किल्मोड़ा औषधि है या पौधा है, इसे वन्यजीव अधिनियम की पहली श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन बना था कि इनमें से कौन सा कथन सही है? किल्मोड़ा वन्यजीव अधिनियम की पहली श्रेणी में है, क्या यह सही है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ठीक है, किस रोग में इसका इस्तेमाल होता है? जो पीलिया है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। कई बार सीधा ही पूछ लेता है, बताइए किल्मोड़ा क्या है? तो एक औषधीय पौधा है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? किल्मोड़ा को दारू हरिद्रा या जरिश्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी जड़ों में, ये जो किल्मोड़ा पौधा होता है, इसकी जड़ों में बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड नामक रसायन पाया जाता है। ठीक है, आंखों के उपचार के लिए इस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। आंखों के लिए काफी अच्छा इसे माना जाता है। ठीक है, तो जो किल्मोड़ा पौधा है हमारा, पीलिया में काफ़ी उपयोगी होता है। वन्यजीव अधिनियम की पहली श्रेणी का पौधा है। दारू हरिद्रा जरिस्क के नाम से जाना जाता है। इसकी जड़ों में एक रसायन पाया जाता है, बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, दूसरा है हमारा घोड़चक। जो घोड़चक वनस्पति या हमारी औषधि होती है, ये अतिसार के जो रोग है उसमें उपयोगी होती है। ठीक है, मरोड़फली, ये किस में होती है? सर्प विष को काटने में इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है, मरोड़फली का। ठीक है, जो चिरायता है, इसका इस्तेमाल ज्वार उतारने में किया जाता है। मिलान करने के लिए डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि बताइए अतिसार में किसका इस्तेमाल होता है? घोड़चक का। सर्पविष में किसका होता है? मरोड़फली का। चिरियता का इस्तेमाल किस में होता है? ज्वार उतारने में। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो है झूला वनस्पति। जो झूला है हमारा, इसका इस्तेमाल सांबर, गरम मसाला, रंग रोगन, हवन सामग्री बनाने में किया जाता है। इसके अलावा रेजिनॉइड निकालने में इसका इस्तेमाल होता है, जो सुगंधि में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यह है झूला वनस्पति। रंग रोगन का सामान बनाना, इसके अलावा सांभर के लिए, गरम मसाले के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हवन सामग्री बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जो झूला वनस्पति है, यह उत्तराखंड में 5500 मीटर की ऊंचाई तक के इलाकों में
पाई जाती है। ठीक है, राज्य को इसके व्यापार से काफी ज्यादा आय होती है, बड़ी मात्रा में राज्य सरकार इसका निर्यात करती है। जो उच्च श्रेणी का झूला वनस्पति होती है, यानी जो प्रथम ग्रेड का झूला होता है, वो किस देश को भेजा जाता है? फ्रांस को। इसकी मांग, इसकी डिमांड जो है वो फ्रांस में बहुत ज्यादा है। जैसे मंडुवे की डिमांड सबसे ज्यादा कहां है? उत्तराखंड का, वो जापान में है। ऐसे ही जो झूला वनस्पति है, उच्च श्रेणी की जो झूला वनस्पति होती है, प्रथम ग्रेड का जो होता है, उसे कहां निर्यात किया जाता है? फ्रांस को। और इसके निर्यात से भारत को और उत्तराखंड को काफी पैसा यहां से मिलता है। ठीक है, कई बार देश का नाम पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं को यहां पे लिखा गया है। साथ में चीजों को समझते हुए चलेंगे। इसके बाद आता है घिंगारू। यह जो औषधि है, हृदय रोग के लिए काफी उपयोगी होती है। घिंगारू लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई तक के इलाकों में पाया जाता है। ऊंचाई अभी तक नहीं पूछी गई है कि कौन सी औषधि, कौन सा पौधा किस ऊंचाई पर मिलता है। साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं, अगर करना चाहें, हो सकता है आगे पूछ ले। जैसे हमने देखा, झूला वनस्पति 5500 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। जो घिंगारू है, यह हृदय रोग के लिए उपयोगी होता है। इसके फल को खाया जाता है। इस पौधे का लगभग सभी हिस्सा जो होता है, दिल के लिए, हृदय रोग के लिए काफी फायदेमंद होता है। ठीक है, तो घिंगारू किस चीज के लिए, किस अंग के लिए फायदेमंद होता है, किस रोग के लिए? तो दिल की बीमारी के जो मरीज हैं, उनके लिए काफी अच्छा इसका फल होता है। ठीक है, इसके बाद है ब्राह्मी। जो ब्राह्मी औषधि है, यह बुद्धिवर्धक औषधि के नाम से जानी जाती। इसे बुद्धिवर्धक औषधि कहते हैं। हरिद्वार के इलाके में, हरिद्वार में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ब्राह्मी क्या है? एक बुद्धिवर्धक औषधि है। कहां पर ज्यादा देखने को मिलती है? हरिद्वार में। ठीक है, इसके बाद है शिकाकाई। शिकाकाई आप डायरेक्ट अंदाजा लगा लेंगे कि इसका इस्तेमाल शैम्पू बनाने में किया जाता है। जो शिकाकाई है, आयुर्वेदिक शैम्पू इसके माध्यम से बनाया जाता है। इसके जो फल होते हैं, जब वो पक जाते हैं, उनसे ये आयुर्वेदिक शैम्पू बनता है। ठीक है, इसके बाद है भीमल। भीमल का इस्तेमाल भी शैम्पू बनाने के लिए किया जाता है। इसकी जो शाखाएं होती हैं, काफी मुलायम इसकी शाखाएं होती हैं, उनको कूटकर शैम्पू बनाया जाता है। तो शिकाकाई, भीमल, ये कैसे वाले हमारी औषधियां हैं? इनसे शैम्पू बनता है। हमारी जो कई सारी औषधियां हैं, कुछ रोगों में इस्तेमाल होती हैं, कुछ अलग अलग जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे गरम मसाला बनाने में, जैसे हवन सामग्री में, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। कुछ चीजें कॉस्मेटिक्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही शिकाकाई और भीमल क्या हैं? ये जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, यानी कॉस्मेटिक्स होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कंडाली, या जिसे बिच्छू घास भी कहते हैं। पहला पॉइंट इसको लेकर आपने ये याद करना है कि इसी का दूसरा नाम बिच्छू घास है। यह एक यूरोपीय मूल की औषधीय घास है। पूछेगा कंडाली किस मूल का है, तो आप कहेंगे यह यूरोपीय मूल का है। ठीक है, यह किस रोग में उपयोगी होता है? जो कंडाली है, यह एनीमिया रोग में काफी उपयोगी माना जाता है। ठीक है, एनीमिया इसे करना, एनीमिया रोग में काफी उपयोगी हमारा कंडाली होता है। इसकी पत्तियों को सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विटामिन और खनिज लवणों से यह युक्त होता है और यह पौधा एनीमिया रोग का नाशक होता है। जैसे हमने देखा, एनीमिया रोग के खत्म करने में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके बाद आता है भैंकल। भीमल अलग था, जिसका इस्तेमाल शैम्पू बनाने में होता था। ये भैंकल है। भैंकल जो है, इस पौधे के बीज से तेल निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल भूटिया जनजाति के लोग करते हैं। इसका जो ये तेल होता है, गठिया रोग में काफी उपयोगी होता है। गठिया रोग के लिए इसका तेल काफी लाभकारी होता है। तो भैंकल जो औषधि है, वह किस रोग के लिए इंपॉर्टेंट है? गठिया रोग। ठीक है, 4000 मीटर की ऊंचाई तक इलाकों में यह पाया जाता है। इसके बाद आता है श्यावली, या जिसे निर्गुंडी भी कहते हैं। ये जो श्यावली या निर्गुंडी होता है, इसकी पत्तियां कटे हुए के लिए और इसके अलावा गठिया रोग के लिए काफी उपयोगी मानी जाती हैं। इसके अलावा जो ये श्यावली या निर्गुंडी होता है, हमारी अलग अलग जो बीमारियां हैं, इसके जो फूल होते हैं, वो अलग अलग बीमारियों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। उनका रस काफ़ी अच्छा माना जाता है। जैसे हैज़ा बीमारी है, बुखार अगर आ जाता है, दिल की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, उनको ठीक करने के लिए इसके पुष्पों का रस जो है वो भी प्रयोग में आता है। तो आपने श्यावली या निर्गुंडी को ध्यान रखना है। इसके बाद आता है पीली जड़ी। जो पीली जड़ी है,
इसे ममीरा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जड़ों का जो रंग होता है बेसिकली वो पीला होता है। पीली जड़ी के नाम से इसे बाजारों में बेचा जाता है। इसका इस्तेमाल बेसिकली कॉस्मेटिक बनाने में होता है, काजल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी जड़ें टॉनिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो पीला जड़ी या पीली जड़ी आपने ध्यान रखना है क्या है। एक बार उत्तराखंड में ही सवाल आया था कि बताइए यारसा गुम्बा क्या है। तो यारसा गुम्बा एक उत्तराखंड की जड़ी बूटी थी, औषधि थी। ऐसे ही पूछेगा पीली जड़ी क्या है, तो ये भी हमारी क्या है, एक औषधि है या एक हमारा वनस्पति है जिसका इस्तेमाल काजल बनाने में होता है। ममीरा नाम से भी जाना जाता है और इसकी जड़ें पीली होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है काफी इंपॉर्टेंट अमेश। इसे हिपोपी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट नाम है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्वों की अधिकता होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, लौह के जो तत्व होते हैं उत्तराखंड में जो दूसरे वनस्पतिक पौधे पाए जाते हैं, औषधियां पाई जाती हैं, उनकी तुलना में इसमें ये सारे तत्व काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, फास्फोरस की मात्रा, इसमें कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है बाकी पौधों से। इसका इस्तेमाल दवा बनाने में भी होता है, टॉनिक बनाने में होता है, सौंदर्य के जो कॉस्मेटिक्स के हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो अमेश है स्थानीय लोग इसका उपयोग टमाटर के विकल्प के रूप में करते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा इनमें से किस पौधे या किस औषधि का इस्तेमाल स्थानीय लोगों के द्वारा टमाटर के विकल्प के रूप में होता है। अमेश। इसे हिपोपी के नाम से भी जाना जाता है। जो इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं वो दूसरे पौधों से इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है धुनेर। धुनेर को लेकर पेपर में सवाल बना हुआ है। धुनेर जो है इसमें से हमें एक रसायन मिलता है, किस नाम का, टेक्साल नाम का। टेक्साल नाम का रसायन कैंसर के इलाज में काफी उपयोगी इसे माना जाता है। तो कैंसर के इलाज में उपयोगी जो एक रसायन है टेक्साल, ये किस औषधि में पाया जाता है, ये धुनेर में पाया जाता है। बेसिकली अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है टेक्सास। टेक्सास प्रजाति का ही इस पौधे को माना जाता है। अमेरिका में ही इस पौधे से टेक्साल नामक रसायन प्राप्त किया गया। उसी से आपने ध्यान रखना है कि जो ये उत्तराखंड का पौधा है धुनेर, ये किस प्रजाति का है, टेक्सास प्रजाति का है। इसी से एक केमिकल प्राप्त होता है टेक्साल नाम का, जो किस में इस्तेमाल होता है, कैंसर की बीमारी को ठीक करने में इसका इस्तेमाल होता है, कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, धुनेर ये आपका पौधे का नाम है। तो ये हमने उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट औषधियों को देखा। अब बात करते हैं जड़ी बूटियों से संबंधित इंपॉर्टेंट संस्थाओं के बारे में। इसमें सबसे पहले आती है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। कहां पर है? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हमारा देहरादून के ऋषिकेश में पड़ता है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता नाम है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये अल्मोड़ा के मोहान में पड़ता है। याद करने के लिए मैंने कहा था कि दोनों नाम एक जैसे हैं, बस अंतर किसका है? अंतर यहां पे ड्रग्स है, यहां पर मेडिसिन है। तो ड्रग्स के डी से आप देहरादून याद कर लीजिए और मेडिसिन के म से आप मोहान याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च। ये ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री ये भी आपके अल्मोड़ा में है। ठीक है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान ये कहां है? जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान ये आपके गोपेश्वर में है। 1989 में इसे स्थापित किया गया था। जड़ी बूटी के संग्रहण के लिए सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटी विकास योजना, इस योजना को कब शुरू किया गया? 1972 में सहकारिता विभाग ने जड़ी बूटी विकास योजना शुरू करी थी। ठीक है, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जनपदवार भेषज सहकारी संघ, इसकी स्थापना कब करी गई? हर जनपद में ये संगठन बनाए गए। ये करी थी 1980 में, इसको भी ध्यान रखना है। राज्य में वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं? देखिए, उत्तराखंड में औषधियां जो हमारी पौधे होते हैं, पदार्थ होते हैं, इनको जो मैनेज किया जाता है वो 1982 के वन प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। इस अधिनियम के तहत उत्तराखंड की 114 प्रजातियों पर, या जो 114 जड़ी बूटियां हैं, इन पर बैन लगाया गया है। इनको ना आप अपने पास रख सकते हैं, ना इनका व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने जड़ी बूटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट संस्थानों को देखा। इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ इंपॉर्टेंट शोध संस्थाएं व संगठन भी हैं, जैसे उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान। ये कहां पर है? उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ये हमारा श्रीनगर में है, पौड़ी गढ़वाल में। जीबी पंत हिमालय
पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कोसी कटारमल अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, लगभग 1988-89 के दौरान इसे स्थापित किया गया था। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन यानी हेस्को 1979 में बना। इसके संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। पर्यावरण शिक्षण एवं ग्रामोत्थान समिति, सीड के नाम से इसे जाना जाता है। 5 जून 1993 को अल्मोड़ा में मोहन कांडपाल ने इसे स्थापित किया था। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, ये हमारा पंतनगर में पड़ता है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्क, संग्रहालय या उद्यान हैं, उनको भी देख लेते हैं और फिर चलेंगे विविध तथ्यों की तरफ। मालसी डियर पार्क कहां पर स्थापित है? पेपर में पूछा गया था, देहरादून में है, 1976 में बना था। जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, ये आपके नैनीताल में है, 1995 में बना था। ध्यान रखना, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल में है और उच्च स्थलीय पौध उद्यान या पौध शोध संस्थान पूछेगा वो आपके श्रीनगर में है। ठीक है, तो प्राणी वाला जो उच्च स्थलीय संस्था है वो नैनीताल में है और पौध वाला श्रीनगर में। ठीक है, सिमतोला इको पार्क एक इको पार्क है, 2010 में इसे बनाया गया था, अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड का तितली संग्रहालय देहरादून के लच्छीवाला में है, 2015 में इसे बनाया गया था। एक क्वेश्चन बनता है, नैनीताल के भीमताल में तितलियों को संरक्षित करने के लिए तितली संग्रहालय किसने बनाया था अपने घर पे, अपने आवास पर? तो नैनीताल के भीमताल में तितलियों का संग्रहालय फ्रेडरिक स्मेटा ने बनाया था। उसका नाम भी ध्यान रखेंगे, फ्रेडरिक स्मेटा का तितलियों का संग्रहालय उसने कहां पे शुरू किया, या तितलियों को संरक्षित करने का काम उसने कहां शुरू किया? भीमताल में। ठीक है, जैव विविधता पार्क उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क इसे माना जाता है, 2020 में यह बना था, हल्द्वानी में है। देश का पहला लाइकन पार्क, यह भी 2020 में बना, मुनस्यारी में पड़ता है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, वनों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनको देखिए। पर्यावरण मित्र योजना 2006 में इसकी शुरुआत होती है, हरक सिंह रावत इसकी शुरुआत करते हैं। राज्य में पौधरोपण नीति कब शुरू हुई? पौधरोपण नीति को 6 जनवरी 2006 को शुरू किया गया। ऐसी नीति यानी पौधरोपण को लेकर के कोई नीति लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य था। ठीक है, टाइगर वॉच योजना, इसे 1991-92 में शुरू किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने एक योजना शुरू करी थी हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए, स्नो लेपर्ड योजना, जो 2009 में आई। पहले उसका वर्ष 1990-91 दिया गया था। जो अपडेटेड परीक्षावाणी है, लेटेस्ट परीक्षावाणी है, इसमें आपको 2009 दिया गया है, उसी को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, स्नो लेपर्ड योजना भारत सरकार की 2009। अब बात करते हैं वनों से, पर्यावरण से, वन आंदोलनों से जुड़े हुए उत्तराखंड में वनस्पति औषधियों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। इसमें आपको पूरे चैप्टर के मिक्स जो विविध तथ्य हैं वो देखने को मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेंगे जो परीक्षा वाणी में नहीं है, लेकिन क्योंकि हम केवल एक बुक को कवर नहीं करते हैं, बेस हमारा एक किताब होती है, उसके साथ जो जो जुड़े हुए फैक्ट होते हैं उनको भी हम साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। चलिए अब विविध तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहला है, ट्रेल ने साल वनों की कटाई पर प्रतिबंध कब लगाया था? वनों से संबंधित है। उत्तराखंड में वन प्रबंधन का जो पहला प्रयास किया था वो विलियम ट्रेल ने किया था। ठीक है, विलियम ट्रेल ने 1826 में साल वनों की कटाई के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी से उत्तराखंड में फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो कौन से वनों की कटाई पर उसने बैन लगाया था? साल वन। कब लगाया? 1826। किसने लगाया? विलियम ट्रेल। ठेकेदारी प्रथा को किस कमिश्नर ने समाप्त किया? ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था हेनरी रैमजे ने। कुमाऊं का पहला कंजर्वेटर यानी जो फॉरेस्ट विभाग का जो प्रमुख होता है वो कौन था? वो हेनरी रैमजे था, पहला कंजर्वेटर यही था। इसी ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया। उत्तराखंड में आपने कई बार भूमि बंदोबस्त के बारे में पढ़ा है कि गार्डनर ने शुरू किया, फिर ट्रेल ने कई सारे भूमि बंदोबस्त किए, 80 साल बंदोबस्त ट्रेल ने किया। अगर पूछा जाए आपसे वन बंदोबस्त पहला वाला किसने किया था, तो 1861 के आसपास पहला वन बंदोबस्त ये किया था रैमजे ने। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ठेकेदारी प्रथा को भी इसने समाप्त किया और पहला कुमाऊं का कंजर्वेटर भी यही था। ठीक है, किस वर्ष सिविल और रिजर्व वनों को अलग किया गया? ब्रिटिश गढ़वाल में या ब्रिटिश कुमाऊं में, कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर सिविल वन और रिजर्व वनों को अलग अलग किया गया 1878 में।
1865 में वन अधिनियम आता है, उसी में संशोधन होता है 1878 में, जिसके माध्यम से सिविल और रिजर्व वनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है। चीड़ के वनों से लीसा टिपान कब शुरू हुआ? चीड़ के पेड़ों से लीसा जो टिपान शुरू हुआ ये 1890 में शुरू हुआ। ठीक है। ये जो लीसा होता है इससे हमें तारपीन का जो तेल है वो बनाने में मदद मिलती है, जिसका इस्तेमाल पेंट करने में, घरों में रंग रोगन करने में होता है। ठीक है। ये जो लीसा है किस पेड़ से मिलता है? क्वेश्चन बना है चीड़ वृक्ष से। अंग्रेजों ने इसका टिपान कब शुरू किया? 1890 से। ठीक है। बेनाप भूमि को संरक्षित भूमि कब घोषित किया गया? ब्रिटिश काल में बेनाप भूमि को संरक्षित भूमि घोषित कर दिया, यानी उसको सरकारी भूमि घोषित कर दिया 1893 में। इसको भी ध्यान रखेंगे। सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा कब करी गई? वन अधिनियम तो आ गया था। भारत की पहली वन नीति जो आजादी के पहले आई थी वो 1894 में आई थी। ठीक है। नैनीताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ने को अवैध कब घोषित किया गया? नैनीताल में अंग्रेजों ने मछली पकड़ने पर भी बैन लगा दिया था, उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना होता था। यह व्यवस्था उन्होंने 1902 में करी। ठीक है। संरक्षित वनों को दो भागों में, खुले वन में और बंद वन में, कब उन्होंने बांट दिया था? संरक्षित वनों को दो भागों में बांटा उन्होंने 1903 में। ठीक है। दूसरा वन बंदोबस्त किसने किया था? पहला वन बंदोबस्त हमने देख लिया किसने किया था, रैमजे ने किया था। दूसरा वन बंदोबस्त स्टीफी और नेल्सन ने किया था 1911 के आसपास। ठीक है। कुमाऊं में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती कब शुरू की गई? पहली औषधि जिसका इस्तेमाल कुमाऊं में हुआ, जिसका उत्पादन कुमाऊं में शुरू किया गया, वो बेलाडोना था, जिसका उत्पादन यहां पर 1903 में हुआ। ठीक है। बायोडीजल के लिए किसकी खेती की जाती है? बायोडीजल जो है ये बनता है जेट्रोफा से। क्वेश्चन बना था एक पेपर में, जेट्रोफा का अंतिम उत्पाद क्या है? बायोडीजल। ठीक है। राज्य को क्या घोषित किया गया है? उत्तराखंड हमारा एक हर्बल स्टेट है। ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड को जड़ी बूटियों के विकास के लिए उत्तराखंड के अंदर औषधीय पादप बोर्ड इसका भी गठन किया गया है, जिसका पदेन अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। सघन पादप केंद्र ये कहां पर है? ये हमारा देहरादून के सिलाकुई में पड़ता है। ठीक है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसे कब स्थापित किया गया? राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2002 में बना था। वन आंदोलन के लिए गिरफ्तार पहली महिला कौन थी? देखिए, वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली या गिरफ्तार होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी दुर्गा देवी, जिन्हें 1921 के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ये बनी थी 13 अप्रैल 1921 को। इसका अध्यक्ष पी वेंडम खुद था, कुमाऊं कमिश्नर था ये। इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1921 में दी थी और इसी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी को 3 जिला समितियों में, और उस समय 3 ही जिले थे और एक स्वतंत्र रियासत थी टिहरी, तो जो 3 जिले थे उस समय अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल, इसमें बांटा गया 1938 में। ये चारों पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब बनी? डेट सहित आता है 13 अप्रैल 1921। इसका अध्यक्ष कौन था? पी विंडम था। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? अक्टूबर 1921 में। इस कमेटी को 3 जिला समितियों में कब बांटा गया? 1938 में। ठीक है। राज्य में वन पंचायत व्यवस्था कब शुरू हुई? उत्तराखंड में वन पंचायतों की जो स्थापना होती है, कई बार सवाल आया वन पंचायतों का गठन कब हुआ? यह आज़ादी से पहले हो गया था। वन पंचायतों को 1931 में बनाया गया था। ठीक है। कई सारे जनपदों में, जो आज के जनपद हैं, उस समय के जो अलग अलग इलाके थे, क्षेत्र थे, जो बाद में चल करके जनपद बने, उनमें वन पंचायतें बनाई गई। ठीक है। शुरुआत में चमोली को छोड़ करके बाकी सारे इलाकों में बनी। 1932 में चमोली के अंदर, यानी जो चमोली वाला इलाका है उस समय वो आपका गढ़वाल में ही पड़ता था, उस इलाके में भी 1932 में वन पंचायत बनी। आज के जनपदों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1931 में बाकी सारे जनपदों में बनी और चमोली में 1932 में बनी। ठीक है। वन पंचायतों में कुल कितने सदस्य होते हैं? एक वन पंचायत में टोटल 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 महिलाओं का होना अनिवार्य है। ठीक है। महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? महिलाओं के लिए आरक्षण यहां पर भी 50% हुआ है। जैसा हमने देखा कि 9 में से कम आधे या आधे से थोड़ा सा कम कितनी होंगी? 4 महिलाएं होंगी। ठीक है। 2008 से यह व्यवस्था की गई। हालांकि जो पंचायत चुनाव है उनमें पूरी तरीके से 50% आरक्षण लागू है। वन पंचायतों में भी लगभग ये 50 के करीब आता है। ठीक है। इको टास्क फोर्स इसका गठन कब किया गया? उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको रोजगार देने के लिए
और वनों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये इको टास्क फोर्स बनाई गई थी 2008-2009 में। ठीक है, राज्य वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। इसकी एक धारा है, धारा नंबर 6। धारा नंबर 6 के तहत उत्तराखंड में राज्य वन्यजीव बोर्ड बनाया गया है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, वन आंदोलनों पर कवि गौरदा द्वारा लिखी कविता कौन सी है? जो कवि गौरदा थे, यानी गौरीदत्त पांडे गौरदा, जिनको उपनाम से जाना जाता है, इन्होंने एक कविता लिखी थी वन आंदोलनों पर, वृक्षण को विलाप। क्वेश्चन बन जाएगा किसकी कविता है? आप कहेंगे गौरीदत्त पांडे गौरदा उपनाम से जाने जाते हैं। अल्मोड़ा में इन्होंने संजीवनी औषधालय भी खोला था, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, मिश्रित वन खेती मॉडल, इसके जनक कौन माने जाते हैं? मिश्रित वन खेती मॉडल, इसके जनक माने जाते हैं जगत सिंह चौधरी जंगली। इनका संबंध रुद्रप्रयाग से है। एक पेपर में सवाल आया था किसका उपनाम जंगली है, तो आप कहेंगे जगत सिंह चौधरी। क्यों जाने जाते हैं? मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए जाने जाते हैं। इनको 2006 में आर्यभट्ट सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, अंत में वृक्ष मानव, उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को माना जाता है। ये लगभग 1949 से उत्तराखंड में वन रोपण का कार्य इन्होंने शुरू किया था। कई सारे वन इन्होंने लगाए, कई सारे पेड़ इन्होंने लगाए। उत्तराखंड का वृक्ष मानव इनको कहते हैं। ठीक है, तो इनको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने परीक्षा वाणी के 6ठे अध्याय को पूर्ण तरीके से यहाँ पर कंप्लीट किया। एक छोटा सा टॉपिक, बुग्यालों वाला टॉपिक हमारा रह गया था। कोशिश करेंगे उसे, जो हमारा अगला चैप्टर होगा जिसमें हम उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, उनके बारे में देखेंगे, उसी के साथ उसे कवर कर जाएं। वो हमारा अध्याय नंबर 8 होगा। उससे पहले खनिज संपदा, उत्तराखंड में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उस चैप्टर की एक सिंगल वीडियो आएगी। और फिर हम उत्तराखंड में जब कृषि, उत्तराखंड के पशुपालन, उनकी बात करेंगे, उन्हीं के साथ बुग्यालों को भी देख जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।